नमस्कार, आप देख रहे हैं शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। स्वागत करता हूं आप सबका टीवी भारत 24 के डेली शो द हेडलाइन में। आज हेडलाइन के साथ में खास खबर दोनों को मिलाकर हमने एक ही शो बना दिया है, जिसके अंदर पहले आपको हेडलाइन सुनने को मिलेगी और पर डे आपको एक खास खबर भी सुनने को मिलेगी साथ में, जिससे इवेंचुअली आपका ही फायदा है। बने रहिए टीवी भारत 24 के साथ में। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की ताजा हेडलाइंस के बारे में। मुंबई के बांद्रा में एक मुस्लिम युवक की बुरी तरीके से पिटाई की गई है, इसलिए कि वो एक हिंदू लड़की के साथ में घूम रहा था। रेलवे स्टेशन पर सरेआम 8 से 10 लोगों ने मिलकर उसे खूब पीटा, घूसे, लात, थप्पड़ सब कुछ बरसाए और आरोपी से जय श्री राम के नारे लगाते हुए उसे पीटते रहे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। कथित तौर पर बताया जा रहा है कि वो लड़की जो उस लड़के के साथ में थी वो माइनर थी। वहीं आज की दूसरी हेडलाइन की बात करें तो वो सीएजी से निकल कर आ रही है। दरअसल भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षा के ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना में मृत घोषित किए जा चुके लोगों पर 6.97 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सीएजी ने ऐसे 3,446 लोगों का जिक्र किया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएमजेएवाई केंद्र सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके ऊपर अब घोटाले के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। आज की तीसरी हेडलाइन की बात करें तो निकल कर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर भारी बारिश, लैंडस्लाइडिंग और बादल फटने की घटनाओं में हिमाचल प्रदेश में तबाही मची हुई है। अब तक करीबन 60 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी है। आशंका है कि वहां के कई शव और भी ज्यादा दबे हो सकते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुखिया ने बताया है कि प्राकृतिक आपदा से अब तक 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आज के हेडलाइंस में बस इतना ही। अब बात करते हैं खास खबर की। खास खबर है आज अफगानिस्तान से। आउट ऑफ द वर्ल्ड चलते हैं थोड़ा सा। अगर अफगानिस्तान की बात करूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? तालिबान। और मेरे दिमाग में भी वही आता है। वहां के लोग कभी भी हमारी नजर में नहीं आते। उसके पीछे रीजन भी कई सारे हैं। उन सब के बारे में आज बात करेंगे कि तालिबान आने के बाद में 2 साल में क्या फर्क आया है, अफगानिस्तान के अंदर लोगों की क्या कंडीशन है और यूएन, अमेरिका इन सब का स्टैंड है क्या। इससे पहले आपको थोड़ा सा अफगानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जान लेना चाहिए। दरअसल अफगानिस्तान को बोला जाता है द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। कहने का मतलब है बड़े बड़े जो साम्राज्य थे उनका वो ग्रेवयार्ड रहा, यानी कब्रिस्तान रहा है, जहां पर बड़े बड़े तीसमार खा आए हैं और ध्वस्त हो गए। चाहे मैं अमेरिका की बात करूं, चाहे मैं बात करूं यूएसएसआर की, इंडिया ने कभी इंटरवीन नहीं किया। अगर किया होता तो शायद अफगानिस्तान की हालत आज कुछ अच्छी होती। वहीं बात करेंगे 1979 के बाद से ही दाऊद खान को जैसे ही सत्ता से हटाते हैं और वहां पर आ जाते हैं नूर मोहम्मद तारकी और हजीबुल्लाह आमीन। ये वो 2 शख्स थे जो कि 1979 के अंदर पीएम और प्रेसिडेंट बने थे, जहां पर आमीन तो प्रो यूएस थे। कथित तौर पर बताया जाता है कि इनके सीआईए के साथ में संबंध थे। वहीं ताकीर की बात करें तो वो खुद यूएसएसआर से काफी ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने काफी अच्छे डेवलपमेंट भी किए थे अफगानिस्तान के अंदर, जहां पर उन्होंने लड़कियों के ऊपर बुर्खा लगाना इन सबको बैन कर दिया था। कई सारे सोशल रिफॉर्म किए थे और इतनी स्पीड से किए थे कि लोग उनसे डर गए। देखा जाए तो अफगानिस्तान के अंदर मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। उस टाइम के अंदर जो रेडिकलाइज्ड धर्म गुरु थे उनकी संख्या भी काफी ज्यादा थी और उसी का फायदा उठाया यूएसएसआर को हटाने के लिए अमेरिका ने। जब उन्होंने ये देखा कि जो ताकीर की जितनी भी प्रकार की जो योजनाएं हैं उनसे लोग सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि लोग इस्लाम को ज्यादा प्रायर करते थे। अब अपने सरिया लोगों को काबिल करने के लिए कई सारे लोगों ने हथियार उठा लिए और उन्हें मुजाहिदीन बोला गया। उसी को बाद में यूएस ने सीआईए के थ्रू उसमें सपोर्ट करवाया। पाकिस्तान ने भी इसमें अपना अहम रोल दिया। उसके बाद ही अलकायदा और तालिबान नाम के 2 आतंकवादी गुट निकलकर सामने आए, जहां पर 1996 के अंदर यानी 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान की सरकार रही थी। और अपने इस 5 साल के पीरियड के अंदर तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान के अंदर तबाही सी मचा कर रखी। तालिबान सरकार सत्ता में आते ही बहुत सी चीजों के ऊपर बैन लगा देते हैं, जैसे टीवी, म्यूजिक, एम्ब्रॉयडरी, लड़कियों की शिक्षा, अंग्रेजी जो पढ़ाई होती है उसके ऊपर, और सिर्फ रिलीजियस पढ़ाई को तवज्जो देने की बात कही थी। आप जानकर चौंक जाएंगे कि जो डॉक्टरिन की और जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है उनके ऊपर तक तालिबान ने बैन लगा दिया, ताकि वो अपना इलाज बाद में जाकर पाकिस्तान से करवा सके। लेकिन इस हद तक रेडिकलाइज होने के बाद में आखिरकार अमेरिका इंटरवीन करता है 2001 के अंदर और 2003 में वापस सत्ता को पलट दिया जाता है। तालिबान को पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक उसको खत्म कर दिया जाता है। अब अमेरिका के आने के बाद भी 2014 के अंदर फिर से हालत खराब होना शुरू हो जाते। तालिबान वापस अपने राइस में आता है और सितंबर 2021 के अंदर तालिबान के अंदर तकरीबन 85,000 ऐसे फाइटर्स इकट्ठा हो गए थे जो कि तालिबान की तरफ से लड़ रहे थे। देखा जाए तो तालिबान को शुरू किया था खालिद उमर ने। वैसे देखा जाए तो तालिबान की शुरुआत तो की थी उमर ने कि स्टूडेंट विंग के साथ में मिलकर 50 लोगों से बनी हुई एक टीम, जिसने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। 2021 में कब्जा होने के बाद में आपने कई सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे कि अगस्त के अंदर यूएस की जो आर्मी है वो निकल कर जा रही है। $8 बिलियन वर्थ के जितने भी उनके इक्विपमेंट थे, जो हथियार थे, हेलीकॉप्टर्स थे, गाड़ियां थी,
उनको वही छोड़ दिया जाता है। अब कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो अमेरिका ने फ्री में दिए उनको। दरअसल फ्री में नहीं दिए, अफगानिस्तान के $7 बिलियन आज भी यूएस के पास में, वो मस्त उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा रहा है। आगे बात करें अफगानिस्तान की, जिसमें तालिबान सरकार की, तो जैसे ही वो सितंबर के अंदर यानी 13 सितंबर को वो फर्स्ट टाइम अपना कानून लगाना शुरू कर देते, शरिया लॉ इंप्लीमेंट कर देते हैं, जहां पर पहले उन्होंने अपने लोगों को ये कहा था कि वो डरे ना, तालिबान इतने सख्त कानून नहीं लगाएगी, लड़कियों को पूरा शिक्षा देने का अधिकार होगा, औरतों को आज़ादी दी जाएगी और लोगों की भी शिक्षा के ऊपर कोई खास पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। सरकार कोशिश करेगी, यानी तालिबान खुद कोशिश करेगा कि किसी तरीके से देश की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक किया जाए। लेकिन आज 2 साल बाद उनके रिपोर्ट कार्ड उठा के देखें तो हमारे नजर में क्या आता है। अब जैसे तालिबान सत्ता में आते हैं तो वहां पर 2 चेहरे हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर मोहम्मद हसन अखुन को पीएम बना दिया जाता है और अब्दुल गनी बदर को डिप्टी पीएम बना दिया जाता है। इन दोनों के पास में सरकार चलाने का कोई भी नॉलेज नहीं होता, तो इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये अफगानिस्तान के अंदर कुछ खास काम कर पाएंगे। इसके बाद में आगे बात करेंगे तो दिसंबर 2022 के अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम अपना रंग दिखाना शुरू किया, जहां पर उन्होंने गर्ल्स की जो हायर एजुकेशन होती है उसके ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया, जहां पर लड़कियों को 6वीं क्लास से ऊपर पढ़ने की आज़ादी पूरी तरीके से खत्म कर दी जाती है। उसके बाद में ब्यूटी पार्लर के ऊपर भी बैन लगा दिया जाता है, एम्ब्रॉयडरी करने के ऊपर भी बैन लगा दिया जाता है। लड़कों को दाढ़ी बढ़ाने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन सजेस्ट किया जाता है कि वो अपनी दाढ़ी बढ़ाएं। और भी कई सारे ऐसे नियम हैं जो कि आज के दिन में अगर आप सुनेंगे तो आपको बेफिजूल लगेंगे। वही शरिया लॉ को इतनी मजबूती से इन्होंने इंप्लीमेंट किया है कि मर्डर, चोरी, समलैंगिक रिश्ते यानी सेमी सेक्सुअल जो अगर कोई रिश्ते बनाते हैं, लड़का लड़का से प्यार करता है, लड़की लड़की से प्यार करती है, तो ऐसे संबंधों को भी पूरी तरीके से नकार दिया जाता है। अब मर्डर करने की सजा है कि चौराहे के ऊपर उसको क्रेन से उसको फांसी दे दी जाती है। औरतों की बात करें तो उन्हें सरेआम पीटा जाता है रोड के ऊपर। कई सारे ऐसे वीडियो अफगानिस्तान से निकल कर आते हैं आए दिन, जहां पर औरतों को पब्लिक के सामने एक पंटर से पीटा जाता है। वहीं बात करें समलैंगिक की तो उसके अंदर उन लोगों को भी फांसी दे दी जाती है। LGBTQ जैसा संवेदनशील मुद्दा जिसको आज भारत भी सुलझा चुका है बड़ी आसानी से, लेकिन आज तक अफगानिस्तान वही कंडीशन के अंदर बैठा है। वहीं अगर अफगानिस्तान के हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर तकरीबन 25 बड़े अफगानिस्तानी हॉस्पिटल है, जिसके अंदर भी हर महीने तकरीबन 9000 लोग आते हैं और उनकी जो स्वास्थ्य है उसको लेकर काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज देखने को मिले। अफगानिस्तान तालिबान ने वहां पर जो अफीम की खेती होती है उसको तो पूरी तरीके से बैन कर दिया, जितनी भी फसल थी उसको भी हटा दिया, लेकिन उसका मसला निकला क्या। आज अफगानिस्तान की बात करें तो उनकी 80% जो आबादी है, जो मेंस की आबादी है जो कमा सकते हैं, वो पूरी तरीके से बेरोजगार है। और जो लोग काम भी कर रहे हैं तो उनकी जो कमाई होती है वो एक शख्स की $1 से भी कम है। अफगानी रुपया वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो कमाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। अगर यूएनएससी की बात मानी जाए, ह्यूमन राइट्स की, अगर यूनाइटेड नेशन की बात मानी जाए तो आने वाले टाइम के अंदर 1,80,00,000 से भी ज़्यादा लोग भूखमरी से सीधे सीधे इफेक्ट हो सकते हैं और 50 लाख लोगों की संख्या ऐसी है जो लोग शायद तक 2-3 दिन तक भी उनके पास खाने के लिए कुछ ना मिले। अफगानिस्तान के अंदर फसल कोई इतनी अच्छी नहीं है। उन्होंने कई बार कोशिश की कि दूसरे देशों के साथ में संबंध बनाए, लेकिन 2 साल बाद भी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अफगानिस्तान तो एक नक्शे के ऊपर सस्टेन करता है, लेकिन उसके ऊपर सपोर्ट किसी का नहीं है। वहीं अफगानिस्तान के साथ में ईरान का भी, गवर्नमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, जहाँ पर पानी को लेकर सारी समस्या निकल चुकी है। अब तालिबान सरकार नहीं बोल सकती, इसको तालिबान टेररिस्ट ग्रुप ही बोला जाएगा। एक आतंकवादी गुट हमेशा आतंकवादी गुट होता है, इनको किसी भी तरीके से आप नहीं समझा सकते। आज जहाँ देश चांद पर और मार्स पर जाने जैसी बातें निकल कर आ रही है, वहीं आज भी ये लोग अपने नियम कायदे कानून को लेकर बैठे हैं। दरअसल देखा जाए तो ये कोई नियम कायदे कानून जिनकी ये बात करते हैं, जिनकी दुहाई देते हैं, वो दरअसल एक कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है। देखा जाए तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, जिनको सिर्फ पावर चाहिए, और इनका पावर का सबसे बड़ा हथियार इनका धर्म है। धर्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये वही तालिबान सरकार है जिसने पाकिस्तान के अंदर 140 स्टूडेंट को जान से मार दिया था, क्योंकि वो लड़कियां पढ़ाई कर रही थी। आपने वो अटैक जरूर सुना होगा 2016 के अंदर जो टीटीपी ने किया था। और टीटीपी अफगानिस्तान के जो मिलिटेंट्स है उनका ही एक ग्रुप है। तो आप ऐसे आतंकवादी गुट से आप क्या मायने रखते हैं, आप क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर ये कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब क्या बात करें इंडिया की, तो इंडिया भी अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ में अपने जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे बनाना चाहता है, लेकिन ये आने वाले टाइम में इंडिया को ही प्रॉब्लम करने वाले हैं, क्योंकि आतंकवादी हमेशा आतंकवादी ही हो सकते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं सुधर सकते। अगर सुधरेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। उनको जिस आइडिया से वो आए थे पावर के अंदर, वो आइडिया इनका नहीं चलने वाला। डेमोक्रेसी की बात करें तो वो तो पूरी तरीके से खत्म। आज के शो में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए TV भारत 24। जय हिंद, जय भारत।